हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 7 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता को खोने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2021 तक भारत में कोविड टीकाकरण के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ की और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? तो कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद्मा सचदेवा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संजय गुब्बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में मुंबई किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 106वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक माई ओन मैजिगन के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं ईरान के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई बैठक में अयोध्या में प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया है NH 227B, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अयोध्या में केंद्र की तरफ से प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को 4 लेन वाला नेशनल हाईवे बनाने का फैसला लिया गया। शुरुआत में 84 कोस तक सड़क 2 लेन होगी जिसे भविष्य में 4 लेन किया जाएगा। यानी अभी जो ये 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसे 2 लेन में बनाया जाएगा और भविष्य में इसे 4 लेन किया जाएगा। इसी के साथ ही अब इस नेशनल हाईवे का नाम जो है क्या रखा गया है? तो नेशनल हाईवे 227B यानी NH 227B इसका नाम जो है वो कर दिया गया है। परिक्रमा पथ के लिए 45 मीटर चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण होगा। अयोध्या से जुड़ा लगभग 275 किलोमीटर लंबा यह मार्ग फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती के जिलों के 107 गांवों के आसपास से होकर के गुजरेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अयोध्या में केंद्र की तरफ से जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है उसे नेशनल हाईवे बनाने का फैसला लिया गया। और इस नेशनल हाईवे को नाम क्या दिया गया? तो ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NH 227B इसे नाम दिया गया है। और इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? तो 275 किलोमीटर लंबा यह मार्ग होगा।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सभी ग्राम पंचायतों में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है। इसमें संबंधित सुविधा का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। शासन ने मॉडल सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों को इसमें कुछ सुविधाओं का चयन करके 15 अगस्त तक लागू करना होगा। प्रदेश सरकार अब मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान शुरू कर रही हैं। इसमें गांव की सरकार को आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने की योजना है और इससे लोगों को यह पता होगा कि इस सुविधा का लाभ या समस्या का निस्तारण इतने दिनों में हो जाएगा। यह पहल सिटीजन चार्टर के तहत हो रही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है। अब दोस्तों जो सिटीजन चार्टर है ये होता क्या है? तो सबसे पहले तो सिटीजन चार्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में से कहते हैं नागरिक घोषणा पत्र। अब ये होता क्या है? तो नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें संगठन की अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच, शिकायत निवारण एवं शिष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है। नागरिक घोषणा पत्र में सार्वजनिक सेवाओं का नागरिक केंद्रित होना सुनिश्चित किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और जो नागरिक घोषणा पत्र है सुशासन की 3 महत्वपूर्ण घटकों कौन कौन सी? तो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता को लागू करने तथा सरकार एवं नागरिकों के मध्य अंतराल को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर यानी नागरिक घोषणा पत्र लागू करने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 58,189 उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए कि सिटीजन चार्टर क्या होता है, तो ये नागरिक घोषणा पत्र होता है जो कि जन सेवाओं से संबंधित विभागों के लिए जारी किए जाते हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता है? तो जन सेवाओं को दक्ष, त्वरित और जनोन्मुखी बनाना इनका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन कब किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 अगस्त को। उत्तर प्रदेश में 5 अगस्त को अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 अगस्त से राशन वितरण शुरू किया गया और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न महोत्सव के अवसर पर प्रदेश के 10 चुनिंदा जिलों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। अन्न महोत्सव आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव का जो आयोजन है वो कब किया गया? तो 5 अगस्त को अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया और 5 अगस्त से ही गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन वितरण का जो काम है वो शुरू किया गया। और इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितना राशन दिया जा रहा है? तो 5 किलोग्राम खाद्यान्न जो है वो प्रति व्यक्ति निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। इस अवार्ड को 1991-92 में शुरू किया गया था। तब इसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। इस अवार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता फैलाना है। साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना है ताकि वह समाज में और ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर सकें। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करते हुए चलना है कि भारत में खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब उसका नाम बदल दिया गया है और उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाएगा। अब दोस्तों ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसके बारे में अगर देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, तो उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। किसे दिया गया था, तो विश्वनाथन आनंद को सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया था। और इसके तहत जो सम्मान राशि है वो कितनी दी जाती है, तो 25 लाख रुपए। कितनी, 25 लाख रुपए जो है इस अवार्ड के तहत सम्मान राशि दी जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ ने किस राज्य में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिगला दर्रे में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई। यह माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है, जबकि इसकी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर 50% कम हो जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने पूर्वी लद्दाख के उमलिगला दर्रे में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है, जो कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब दोस्तों अगर बीआरओ की बात करें तो बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ का फुल फॉर्म है। और बीआरओ की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, ये वर्तमान में बीआरओ के महानिदेशक हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो ये हैं पाकिस्तान के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज कासिफ। 19 वर्षीय पाकिस्तानी पर्वतारोही शहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। लाहौर के शहरोज कासिफ ने बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर ऊंची चोटी को फतह करने की उपलब्धि हासिल की। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो शहरोज कासिफ हैं, इन्होंने इसी साल मई महीने में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और ऐसा करने वाले ये पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने थे। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शहरोज कासिफ से पहले महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा 20 साल की उम्र में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो दोस्तों इनसे पहले अगर देखा जाए कि K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो ये थे साजिद सदपारा, इनकी उम्र थी 20 साल। और अभी जो है इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने, तो पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज कासिफ ने। और इनकी उम्र कितनी है, तो 19 वर्षीय हैं ये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको नोट करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनन भट्ट। भारतीय नौसेना के प्रमुख अनुभवी मनन भट्ट ने अपनी नई पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा लॉन्च की। इस पुस्तक को गरुड़ प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित किया गया है। प्रकाशक के अनुसार यह पुस्तक एरेसी थ्रिलर एड्रेनालिन पुशिंग एक्शन के साथ पाठकों में देशभक्ति की भावना को भी बढ़ाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, इसके लेखक कौन है, तो भारतीय नौसेना के प्रमुख अनुभवी हैं ये मनन भट्ट, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? तो ये जीता है रवि कुमार दहिया ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया। उन्होंने कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया।
5 अगस्त 2021 को रवि को कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावोर युगुयेव से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। गौरतलब है कि ओलंपिक में सिर्फ अभिनव बिंद्रा ही व्यक्तिगत स्पर्धा में अब तक भारत के लिए गोल्ड जीत पाए हैं। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में यह सुनहरी उपलब्धि हासिल की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में जो रवि कुमार दहिया हैं ये भारतीय पहलवान हैं और इन्होंने कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और फाइनल में इन्हें किसने हराया है? तो वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावुर युगुयेव ने इन्हें हराया है। अब दोस्तों कुश्ती के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो रवि कुमार दहिया ने 6वां ओलंपिक मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले किसने जीते हैं तो उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इससे पहले केडी जाधव कुश्ती में पदक लाने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? केडी जाधव। उन्होंने 1952 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और उसके बाद पहलवान सुशील कुमार को 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था और फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक मिला था। और उसके बाद योगेश्वर दत्त को 2012 में और साक्षी मलिक को 2016 में कांस्य पदक मिला था। और अभी रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है, जो कि कुश्ती के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये भारत का 6वां ओलंपिक मेडल था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो रवि कुमार दहिया हैं ये कुश्ती में ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान हैं। इससे पहले किसने जीता था? तो सुशील कुमार ने जीता था। कब? लंदन ओलंपिक 2012 में। और उसके बाद अब किसने जीता है? तो रवि कुमार दहिया ने। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य देश की जेलों के कामकाज का कंप्यूटरीकरण करना है। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है। ई जेल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गृह मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को सचेत करेगी। यह भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकती है और राज्य में महत्वपूर्ण भूकंप आने से पहले चेतावनी जारी कर सकती है। यह मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप इसका नाम है। तो दोस्तों ये थे 7 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, लखनऊ निवासी संजीव सिंह के द्वारा लिखित टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत किसने लॉन्च किया? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।